नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, जो कि इस सेशन में हम पूरा बात करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, प्राचीन इतिहास से हर एक टॉपिक को यहाँ कवर किया गया है। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खास तौर पे यह जो सेशन होने वाला है बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, उसके साथ साथ में झारखंड टेट के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये सेशन। ठीक है, चलिए तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? चलिए, क्वेश्चन के प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विधा अध्ययन का केंद्र नहीं था? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे? नहीं था पूछा है। ठीक है, तो नालंदा जो कि हमारा ये क्या था, अध्ययन का केंद्र हुआ करता था। विक्रमशिला भी हमारा अध्ययन का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, और कौशाम्बी। ठीक है, और तक्षशिला, तो जो कि तक्षशिला हुआ करता था, कौशाम्बी नहीं। तो नहीं पूछा है, तो नहीं के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कौशाम्बी। जो कि अध्ययन का केंद्र पूछता तो आप याद रखेंगे नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, ये जो तीनों था वो अध्ययन का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था सबसे पहले पूछा है। ये तो आप देखेंगे तो इन्होंने तो किया ही है। आप देखेंगे ऑप्शन तो सारे लोग किए हैं भारत का दौरा, लेकिन सबसे पहले किसने किया था, विदेशी यात्री के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, इत्सिंग, हेंत्सांग और फहयान और मेगस्थनीज। ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब नहीं बन जाता है। ठीक है, तो चलिए, इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? मैगस्थनीज। सबसे पहले विदेशी यात्री था जो कि मैगस्थनीज था ही, सबसे पहले भारत का दौरा इन्होंने ही किया था। इनका एक बुक भी है इंडिका करके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अब पूछता है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो देखेंगे। चलिए बताएंगे फटाफट, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से आपको आंसर करना है। फटाक से आंसर कीजिए। देखिए, तो अगर भारतवर्ष के लिए अगर इंडिया शब्द की मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे किए थे कौन? मैगस्थनीज जी। किसने किया थे? मैगस्थनीज जी नहीं, सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे भारतवर्ष के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मुद्रा राक्षस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बुक। ठीक है, कई एग्जामों में पूछा भी गया है। और नामक पुस्तक का लेखक कौन है? आपसे पूछ रहा है कि इनमें से, है ना, आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? चलिए बताएंगे फटाक से। कल्हन, कौटिल्य या फिर विशाखा दत्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे इसका आंसर फटाक से आप लोग करेंगे। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विशाखा दत्त। कौन सा हो जाएगा? मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक का जो लेखक है वो हो है विशाखा दत्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? क्या बोल रहा है कि कौन से ऐसा प्राचीन भारत में कौन सा ऐसा लिपि था जिसको दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप लोग फटाक से इसका आंसर सही आंसर करेंगे, बताएंगे क्या इसका सही आंसर होगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? देखिए, शारदा, एक है नागरी। ठीक है, और तीसरा क्या है? यानी कि खरोष्टी। तो जो लिपि जो था ना वो दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, कौन सा? तो वो होता, क्या होता था? वो होता था खरोष्टी लिपि। कौन सा होता था? खरोष्टी लिपि को ही दाईं से बाईं और लिखा करते थे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्न में से किसके बीच स्थित है? आपको बताना है कि किसके बीच ये स्थित है। चलिए फटाक से इसका आंसर करेंगे। देखिए, बहुत क्लोजली इसका आंसर है ना, इसका आंसर क्या है? बहुत क्लोज है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किसके बीच था वो। क्या चेनाब और रावी के बीच था? क्या झेलम और चेनाब के बीच था? क्या रावी और ब्यास के बीच था? या फिर सिंधु व झेलम के बीच था? तो देखिए, जो प्राचीन नगर तक्षशिला है ना वो किसके बीच है? तो सिंधु और झेलम के बीच। किसके बीच है? सिंधु और झेलम के बीच में अपना क्या है? तक्षशिला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? चलिए, दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? आपको इसमें से बताना है कि किसके काल में। जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है ना कि इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? तो ये कहाँ का था? दक्षिण अफ्रीका का था। ठीक है, दूसरा पूछता है कि किसके शासन काल में भारत आया था?
तो चलिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन देख के सही आंसर बताएंगे। क्या अकबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, एमबीटी है ना, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, ये एक दक्षिण अफ्रीका यात्री था, ठीक है। ये इसके शासनकाल में ही आया हुआ था इब्न बतूता, या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था, ठीक है। तो इब्न बतूता कहाँ के रहने वाला था, दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई आप इसको कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे फटाक से। जेम्स प्रिंसपे को, जॉन मार्शल को, अलेक्जेंडर कनिंघम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाक से इसका सही आंसर करेंगे। तो देखिए भारतीय पुरातत्व का जनक पूछे तो आप डायरेक्टली क्या करना, अलेक्जेंडर कनिंघम को सही आंसर करना। किसको करोगे, अलेक्जेंडर कनिंघम को आप सही आंसर करेंगे, ठीक है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक इन्हें बोला जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है ना, तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा हम लोग समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में जो प्राचीनतम मुद्रा जो है वो किसको बोलते हैं, आहत सिक्के को। किसको बोलते हैं, आहत सिक्कों को ही भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, ठीक है। आहत सिक्का कैसे बनाया जाता है, सिक्के पे ठप्पा मार के बनाया जाता था, है ना, वो ठप्पा मारते हैं उसको मार के ही आहत सिक्के उसको बनाए जाते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है। आपको बताना है कि इन चारों में से, है ना, कि इनमें से किस में सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता कहाँ पे है, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या है, भित्री भित्री स्तंभ लेख, विल्स 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 क्या क्या है, विल्स्ड स्तंभ लेख से, एरन अभिलेख से, और इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भीतरी जो सती प्रथा का जो पहला पुरातात्विक उल्लेख मिला है वो कहाँ से मिला है, तो एरन अभिलेख से। कहाँ से मिला है, एरन अभिलेख से, है ना। तो याद रखेंगे कि सती प्रथा का कहाँ से, तो एरन अभिलेख से, ठीक है। चलिए और एरन अभिलेख से भी तो भानुगुप्त करके आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है। आपको बताना है कि कौन सा इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा सिंधुकालीन स्थल है जहां पे एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, या फिर चन्हुदड़ो, ठीक है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चन्हुदड़ो से। कहाँ से मिला है, चानहुदड़ो से, है ना, चन्हुदड़ो से ही क्या बोलते हैं, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ठीक है, पूछ रहा है क्या, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है, सोम को, है ना। तो ये जो सोम को समर्पित है कौन सा है, देखिए आपके सामने में 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, या फिर 10वां मंडल, ठीक है। तो देखिए सोम को जो समर्पित है ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है, तो आपको याद रखना होगा कौन सा है, 9वां मंडल। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, वेदों को अपरुष अपौरुष क्यों कहा गया है, चलिए बताएंगे। देखो क्यों कहा गया है ना, इसका डायरेक्टली हम आंसर की बात करेंगे। देखिए क्योंकि क्यों कहा गया है ना, क्योंकि ये जो है ना, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है, ठीक है। क्योंकि ये जो वेदों की जो रचना है वो देवताओं के द्वारा की गई है, इसे ही अपौरुषीय कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा शासक रहा है जिन्होंने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है, ठीक है। तो देखिए किसने किया था, अशोक, अजातशत्रु, उदयन, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए बताएंगे, इसका सही आंसर करेंगे आप लोग फटाक से।
तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाता है उदयन। ठीक है, उदयन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस शासक ने, आपसे पूछेगा पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कौन से नदियों के संगम पे किया गया है। तो याद रखना गंगा एवं ठीक है, सोन नदी है ना, गंगा एवं सोन नदी होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। आपको बताना इनमें से कि मगध की प्रथम राजधानी के बारे में बात किया है। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रथम राजधानी की बात करेगा तो देखिए चंपा है ऑप्शन में, वैशाली दिया गया है, पाटलिपुत्र भी है, गिरिवर्ज भी है और राजगृह भी है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर गिरिवर्ज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मगध की प्रथम राजधानी जो थी वो थी गिरिवर्ज या फिर राजगृह करके उसको बोला जाता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आप देख लेंगे, गिरिवर्ज या फिर राजगृह कह के, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, क्या कहलाता है। जब सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था, तो वो कहलाता था धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाता था, धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, आपसे पूछेगा बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहाँ पे हुआ था, सारनाथ में हुआ था, तो क्या कहलाता है, प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ठीक है, जो बराबर की जो गुफाएं था उसको कौन से लोगों ने आश्रय गृह के रूप में किया था। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे। ठीक है, क्या ये थारुओं ने, जैनों ने, आजीविकों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए ये जैसे ही ये बराबर की गुफाएं की बात करता है ना, तो याद रखना कि किसने किया था, तो आजीविकों ने। किसने किया था, आजीविकों ने ही किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद डॉट 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 किया। ठीक है, क्या उन्होंने किया था आपको बताना है इसमें से। चलिए फटाक से ऑप्शन पढ़ेंगे, बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोलता है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। ऑप्शन नंबर सी बोलता है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि भारी, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए उन्होंने क्या किया था, त्याग दिया था। तो पूछेगा कब हुआ था कलिंग का युद्ध, तो 261 ईस्वी, ये सन आप याद रखना, है ना। 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए बताएंगे इसका सही आंसर। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी में है अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी है अशोक और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका फटाक से आप लोग सही आंसर बताएंगे, क्या हो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है और लगभग ये सभी एग्जामों में आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं, है ना। तो देखिए ये जो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। किसने उपाधि दी थी, चलिए बताएंगे इसका फटाक से आंसर। तो वी, ठीक है, वी स्मिथ करके, ठीक है, आप याद रखना, वी स्मिथ करके इन्होंने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से, ठीक है, संबंधित है। आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा अभिलेख है जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है नासिक, नानाघाट, जूनागढ़, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, चलिए इसका आप लोग सही आंसर करेंगे फटाफट। तो देखिए आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन पढ़ने के साथ साथ अगर कलिंग नरेश खारवेल से अगर संबंधित अगर बात करते हैं अभिलेख की, तो आप क्या करेंगे, इसका सही आंसर हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, क्या करेंगे, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए प्राचीन इतिहास का 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस सेशन में हमने देखे, आगे भी ये सीरीज चलता रहेगा। ठीक है, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले,
ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे समय समय से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।